प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। इस अंक में हमने 20 प्रश्न लिए हैं। सभी प्रश्न अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व अध्याय से हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन से हैं और इनके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज H.W. बुश, जिन्हें सीनियर बुश भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण यह था कि शीत युद्ध काल में संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरह से निष्क्रिय था, कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा था। लेकिन जब 1991 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण करने की योजना बनाई और इसके संदर्भ में प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका को इजाज़त दे दिया इराक पर आक्रमण करने के लिए। तो इसी संदर्भ में जॉर्ज H.W. बुश यानी सीरियन बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया। अर्थात अब संपूर्ण विश्व में जैसा अमेरिका चाहेगा वैसा होगा, इसे ही नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम खाड़ी युद्ध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? 1991 में हुआ था, जब अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर आक्रमण किया गया था। तो इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुवैत पर किस देश ने कब्जा किया था जिसको मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म चलाया गया था? तो इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, जिसके लिए प्रथम खाड़ी युद्ध या ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म चलाया गया था अमेरिका के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो विश्व को इंटरनेट की सुविधा अमेरिका की देन है। आज भी जो इंटरनेट की व्यवस्था है वो ज़्यादातर अमेरिकी उपग्रहों पर निर्भर है, और जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो इंटरनेट की दुनिया में काम करने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब अमेरिका की ही हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया? तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 11 सितंबर 2001 को किया गया था, इसीलिए इसे 9/11 की घटना भी कहा जाता है। इसमें अलकायदा के प्रशिक्षित अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों को हाईजैक कर लिया था, और उन्होंने अमेरिका की 4 बहुमंजिली इमारतों को उड़ाने का लक्ष्य बनाया था, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर और दक्षिणी टावर को उड़ाने में सफलता मिली थी। और जो अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय था पेंटागन, उसको भी उड़ाने में उनको सफलता मिली थी। चौथा विमान जो कि अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद के मुख्य भवन से टकराना था, वो पेंसिल्वेनिया के खेत में जाके गिरा था, यानी वह अपने लक्ष्य से टकराने से चूक गया था। तो इसी संपूर्ण घटना को जो है 9/11 की घटना कहते हैं। ये घटना 2001 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का संबंध किस देश पर अमेरिकी आक्रमण से है? तो 9/11 की घटना के जस्ट बाद चूँकि अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन उस समय अफ़गानिस्तान में छिपा था, इसलिए अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया, और इसे ही ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी जाती है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें पहली बार स्मार्ट बमों का उपयोग किया गया। पूरी दुनिया में जो है दूरदर्शन पर युद्ध के दृश्यों को प्रसारित किया गया, तो विशेषज्ञों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम MBA का पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई? तो सर्वप्रथम MBA के पाठ्यक्रम की शुरुआत अमेरिका में हुई। वहाँ पर 1900 ईस्वी में पहली बार MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय काम करते हैं? तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। 3 लाख भारतीय काम करते हैं। भारत के सत्या नाडेला, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उसमें CEO हैं। इसी तरह से जो अमेरिका की कंपनी है गूगल, उसमें सुंदर पिचई CEO हैं। इस तरह से जो भारतीय लोग हैं वो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। सिलिकॉन वैली का मतलब जहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, इस तरह का इंटरनेट से संबंधित काम होता है, ऐसे ही क्षेत्र को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 लाख भारतीय काम करते हैं, और सभी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यानी अच्छे अच्छे पदों पर हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी शक्ति के मार्ग में कौन सा या से अवरोध है या है? तो अमेरिकी शक्ति के मार्ग में पहला पॉइंट इसमें दिया है, अमेरिका की जो संस्थागत बनावट है, यानी जो अमेरिका की जो सरकार है उसमें 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो विधायिका है और न्यायपालिका है, ये कार्यपालिका के मार्ग में अवरोध लगाते हैं, यानी उसके मार्ग में ये बाधा पैदा कर सकते हैं अगर वो गलत नीतियों पर चलता है तो। इसी तरह से अगला पॉइंट दिया है, अमेरिकी उन्मुक्त समाज।
अमेरिकी उन्मुक्त समाज का मतलब वहाँ की जो जनता है बहुत ही प्रबुद्ध है, सरकार की गलत नीतियों की हमेशा आलोचना करती है। जब अमेरिका ने वियतनाम में सेना भेजी थी और वहाँ सेना को सफलता नहीं मिल रही थी, अमेरिकी सेना के काफ़ी जवान मारे जा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ की जनता है वो अमेरिकन सरकार पर दबाव बनाया और अमेरिकन सरकार जो है वियतनाम से सेना वापस लेने के लिए मजबूर हो गई थी। तो ये उसके मार्ग में अवरोध लगाता है। इसके अलावा नाटो हालांकि अमेरिकी नेतृत्व का ही गठबंधन है, लेकिन अगर अमेरिका की नीतियां गलत हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, तो ऐसी स्थिति में नाटो उनका साथ देने से इनकार कर सकता है। तो इस तरह से उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी वर्चस्व से निपटने की बैंडवैगन नीति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि अमेरिका से दोस्ती करो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। इसका एक और मतलब है, जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए नीति, अर्थात जिधर की हवा चल रही हो उधर ही आप हो लीजिए। तो अमेरिका का विरोध करके आप उससे बच नहीं सकते हैं, इसलिए अमेरिका के साथ हो लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उससे दोस्ती करके फ़ायदा उठाइए। तो इसे ही बैंडवैगन नीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्चस्व स्थायी होता है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन असत्य है, क्योंकि वर्चस्व स्थायी नहीं होता है। जिसका आज वर्चस्व है कल हो सकता है कि उसका पतन हो जाए। एक समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य में ऐसा कहा जाता था कि सूर्यास्त कभी नहीं होता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर उसकी हानि हुई और उसकी शक्ति का पराभव हो गया और जो उसका वर्चस्व का दौर था वो समाप्त हो गया और अमेरिकी वर्चस्व का दौर प्रारंभ हो गया, या सोवियत संघ के वर्चस्व का दौर प्रारंभ हो गया। अगला प्रश्न है, कोई ऐसी विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। यह कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन सत्य है, ये सही बात है। वर्तमान में कोई विश्व सरकार नहीं है, सभी देश संप्रभु हैं, सभी देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को हम विश्व सरकार नहीं कह सकते हैं, हालांकि वो कुछ हद तक देशों के व्यवहार पर नियंत्रण लगाने में सक्षम है, लेकिन जो ताकतवर देश हैं उनके व्यवहार पर वह अंकुश लगाने में सक्षम नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध का काल चल रहा था उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया था, यानी महाशक्तियों के सामने इसकी जो है नहीं चलती है। अगला प्रश्न है, हेगेमनी शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए प्रयोग किया जाता था। यह कथन सत्य है कि असत्य? तो बताना है सत्य है। ये बात सही है कि प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को दिखाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। हेगेमनी का मतलब वर्चस्व, अमेरिकी वर्चस्व जो शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वर्चस्व, उसका जो इंग्लिश में है वो हेगेमनी है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के असली मकसद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी 3 सत्य है, 1 असत्य है। तो सद्दाम हुसैन के शासन का अंत करना था, ये बात सही है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब चलाया गया था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में चलाया गया था। इसका मकसद, असली मकसद था सद्दाम हुसैन का शासन का अंत करना था, इराक को खतरनाक हथियार बनाने से रोकना। युद्ध के बाद जो बातें सामने निकल कर आई उससे ये पता चला कि इराक के पास कोई भी खतरनाक हथियार नहीं मिले थे, तो इसका मतलब है कि ये असत्य है। इसके बाद अगला पॉइंट है, इराकी पेट्रोलियम के भंडारों पर नियंत्रण करना। अमेरिका का ये मकसद था कि इराक के जो है पेट्रोलियम के जो भंडार हैं उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए सद्दाम हुसैन को अपदस्थ करके, और वहाँ पर अमेरिका परस्त सरकार का गठन कर दिया जाए। तो इस तरह से A, C, D ये सही है और B गलत है। तो आपका उत्तर होगा B, क्योंकि इसमें असत्य ही चुनना है। अगला प्रश्न है, नीली जीन्स का बहुतायत में प्रयोग अमेरिका के किस क्षेत्र में वर्चस्व को दर्शाता है? तो नीली जीन्स का प्रयोग जो है बहुतायत में जो पूरे विश्व में हो रहा है, ये अमेरिका का सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व को दर्शाता है। जो खान पान की चीज़ें हैं, वेशभूषा पहनावा की चीज़ें हैं, जो अमेरिका की लोग नकल कर रहे हैं, वो जो है उसके सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व को दर्शाता है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पेप्सी कोला पी रहे हैं, और इसके अलावा पिज्ज़ा बर्गर ये सब खा रहे हैं, तो ये सब जो है अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व का ये प्रतीक है। अगला प्रश्न है, सूडान पर मिसाइल हमला अमेरिका के किस ऑपरेशन को व्यक्त करता है? तो देखें, कीनिया की राजधानी नैरोबी और तंजानिया की राजधानी दार es सलाम में जो अमेरिकी दूतावास थे उस पर जो है अलकायदा ने बमबारी किया था, तो जिसके जवाब में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया गया था, और इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो बिल क्लिंटन साहब थे। तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुमति ली गई थी। यह कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन असत्य है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो इराक के विरुद्ध 2003 में चलाया गया था,
उसके संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति ली तो गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमति नहीं दिया था, यानी बिना अनुमति के ही आक्रमण कर दिया गया था। तो इस तरह से ये असत्य है। प्रस्ताव ले आया गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बावजूद भी अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था। इसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिकी संबंध के संदर्भ में कौन सा मार्ग भारत के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है यानी उपयुक्त हो सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त हमको बताना है। अमेरिका से दोस्ती करके अधिक से अधिक फ़ायदा उठाना, यानी जो बैंड वैगन नीति है, तो भारत को भी बैंड वैगन नीति को अपनाना चाहिए। तो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से ये सही नहीं है। अमेरिका से दूरी बना के रहना चाहिए, तो आज के समय में अमेरिका से दूरी बना के तो रहना भारत जैसे बड़े देश के लिए संभव ही नहीं है। फिर अगला पॉइंट है, विकासशील देशों को एकजुट करके अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देना चाहिए। तो ये तो पूरी तरह से गलत है। अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देना ये संभव नहीं है। फिर अगला पॉइंट है, अमेरिका से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करते हुए नहीं। इसका मतलब ये है कि हमको अमेरिका से दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका पिछलग्गू नहीं बनना है। अपने राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि देकर उसके पीछे नहीं चलना है। जैसे ही हमारे राष्ट्रीय हित अगर प्रभावित होते हैं उसके साथ दोस्ती करने से, तो ऐसे ही हमको उससे दूरी बना लेना चाहिए। तो इस तरह की नीति पर हमको चलना है। अगला जो प्रश्न है वो चित्र पर आधारित है। दिए गए चित्र में ग्लोब को डॉलर में दिखाया गया है, जिसका तात्पर्य है, यानी इसका क्या अर्थ है? तो दिया गया है कि पूरे विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, क्या ये सही है? दूसरा विकल्प है पूरे विश्व में अमेरिका का सैन्य क्षेत्र में वर्चस्व, तो ये सही नहीं लग रहा है ऊपर के दोनों। तीसरा विकल्प है पूरे विश्व में अमेरिका का आर्थिक क्षेत्र में वर्चस्व, ये सही है, क्योंकि डॉलर का मतलब वहाँ की करेंसी है। जो डॉलर है, अमेरिका की जो करेंसी है, उसे हार्ड करेंसी के तौर पर मान्यता प्राप्त है। सभी देश डॉलर को लेना पसंद करते हैं। जो विदेश व्यापार है, डॉलर में लेन देन करना सभी देश पसंद करते हैं। तो ये जो है अमेरिका का आर्थिक क्षेत्र में वर्चस्व को सिद्ध करता है। अगला पॉइंट भी देख लीजिए, पूरे विश्व में अमेरिका का सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व। सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व तो अभी हमने पिज्ज़ा, बर्गर और नीली जीन्स वगैरह और ये पेप्सी कोला वगैरह को बताया। तो ये जो है सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व है। और सैन्य क्षेत्र में वर्चस्व का मतलब होगा कि उसकी जो सैन्य ताकत है उसके संदर्भ में है, तो ये आर्थिक क्षेत्र में होगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही नए अंक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।